नमस्ते। मैं गणेश देवरुखकर आप सभी का मलखम कट्टा पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो विषय है सभी को पता है, आज का विषय है मलखाम फोटोग्राफी। तो मलखाम फोटोग्राफी ये बहुत ही महत्व का विषय है मलखाम के विकास के लिए। ये हमारे पूरे मलखाम टीम ने जाना, महेश सर ने जाना, और ये विशेष आप सभी मलखाम खिलाड़ियों के सामने रखने का हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग ने मलखाम फोटोग्राफी के लिए हम लोग ने जिस अतिथि को, जिस गेस्ट को बुलाया है, वो दोनों भी गेस्ट आज इंटरनेशनल जज है मलखाम में, बहुत साल मलखाम फील्ड से जुड़े हुए हैं। ऐसे गेस्ट को हम लोग ने बुलाया। मलखाम फोटोग्राफी है, इसके लिए हम लोग ने कोई अलग से कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को बुला के उनके साथ हम लोग चर्चा नहीं कर रहे। तो हमारे साथ जो जुड़े हुए जो गेस्ट है, अतिथि है, उनको मलखाम के साथ ही फोटोग्राफी का बहुत ही अच्छा अनुभव है। प्रोफेशनली उन्होंने फोटोग्राफी वो लोग कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आए हुए पहले गेस्ट का इंट्रोडक्शन करता हूं। हमारे पहले अतिथि है स्वप्निल वडके सर। स्वप्निल वडके सर बहुत साल से मलखाम खेल से जुड़े हैं, इंटरनेशनल जज है, नेशनल जज है, और जब से मैं बचपन से खेल रहा हूँ तभी से वो जजिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं। गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब गोरेगांव मुंबई में वो मलखाम की कोचिंग करते हैं। तो स्वप्निल वडके सर, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है। नमस्कार, मैं स्वप्निल वडके। सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मैं 1989 से मलखाम फील्ड में हूँ। 9th और 10th में मेरे मलखाम चालू किया। उसी समय से मलखाम प्रैक्टिस कर रहा हूँ और तुरंत 12वीं में जाते जाते मैंने कोचिंग चालू किया। उसके बाद कोचिंग के साथ साथ मैंने जजिंग के एग्ज़ाम दे दी। तो ऑलमोस्ट 2000 से मैं नेशनल जज हूँ और फिलहाल हुई इंटरनेशनल वर्ल्ड मलखाम प्रतियोगिता में भी मैंने इंटरनेशनल जजिंग के लिए इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है और फोटोग्राफी में बचपन से कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल दादा। आप इतने सालों से मलखाम खेल से जुड़े हुए हैं, तो आपसे हमें बहुत ही अच्छा अनुभव और अच्छा फोटोग्राफी के बारे में जानने मिलेगा। मुझे उसमें बहुत बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। दूसरे अपने जो साथ जुड़े हुए मेरा अच्छा दोस्त जो गेस्ट है अपने साथ जुड़े हुए स्वप्निल खेसे। और स्वप्निल खेसे श्री समर्थ व्यायाम मंदिर दादर के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। उसके साथ ही वो भी आज इंटरनेशनल जज है, नेशनल जज है, और बहुत अलग अलग जगह पे वो मलखाम की कोचिंग भी करते हैं और नेशनल लेवल के खिलाड़ी बना भी रहे हैं। तो स्वप्निल खेसे सर, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है। नमस्ते गणेश जी, शुक्रिया मुझे मलखाम कट्टा पे आपने बुलाया। मेरा नाम स्वप्निल खेसे है और जैसे आपने बताया मैं श्री समर्थ मंदिर से जुड़ा हूँ और वहाँ का मलखाम खिलाड़ी हूँ। मैं 1997 से मलखाम खेल रहा हूँ और उसके बाद मैंने कोचिंग करना चालू किया और फिर जज बना। और 2010 से मैं फोटोग्राफी ये क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो 2011 में मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में डिप्लोमा कंप्लीट किया। उसके बाद माया एकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमैटिक्स करके है, वहाँ से मैंने एनिमेशन का कोर्स किया और उसके साथ मेरी फोटोग्राफी और मलखाम और वीडियो इसके साथ की जो जर्नी है वो शुरू हो गई और अभी भी चालू है। तो शुक्रिया गणेश जी, आपने इस विषय पे बोलने के लिए मुझे यहाँ पे निमंत्रित किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल खेसे। आज स्वप्निल दादा और मेरा दोस्त स्वप्निल, ये दोनों के पास बहुत ही अच्छा अनुभव हमें इस मलखाम फोटोग्राफी के बारे में सुनने मिलने वाला है। मेरा सबसे पहला सवाल जाता है स्वप्निल दादा आपको। स्वप्निल दादा, आपको मुझे पूछना है कि आप मलखाम खेल से इतने साल से जुड़े हुए हैं, फिर भी आप फोटोग्राफी की तरफ कैसे आपको माइंड टर्न आउट हुआ? आपका उसका हॉबी किस तरह से लगा, और उसके बारे में आप कुछ बताइए। और आपको ये क्वेश्चन उसके आगे दूसरा है कि आप जब भी फोटोग्राफी करते थे तभी एक अलग कैमरा आता था जिसमें रोल डालते थे और रोल डेवलप करना पड़ता था, और उसके बाद उस रोल डेवलप करने के बाद फोटोग्राफी हमने किस तरह से फोटो निकाला है वो पता चलता था। तो बहुत वो कॉस्टली रहता था। तो उस वक्त आपने फोटोग्राफी किस तरह से अपना हॉबी मेंटेन रखा, उसके बारे में बताइए। तो मैं घर पे, हम कभी छोटे थे तभी घर में पॉइंट एंड शूट कैमरा आते थे पहले, छोटे वाले कैमरे। तो उसमें रोल डालते थे। तो पिताजी ने लाके दिया था घर पे। तो वहाँ से 5th और 6th में था, तभी से चालू किया तो पॉइंट एंड शूट कैमरा से। लेकिन मेरे जो चाचा है, मेरे मोहन अंकल है,
उन्होंने उनके पास SLR कैमरा था, तो उन्होंने 8वीं और 10वीं में मेरी मेरी उसके ऊपर रुचि देखते हुए मेरे हाथ में तुरंत SLR कैमरा और मिनोल्टा ऐसा कैमरा था, मिनोल्टा SLR, तो मेरे हाथ में दे दिया। तो उसके ऊपर मैंने मैनुअल कैमरा था, तो उसके ऊपर मैंने फोटोग्राफी की प्रैक्टिस करना चालू किया। तो धीरे धीरे उनके साथ कभी पिकनिक जाते थे, कभी आउटडोर बर्ड फोटोग्राफी, कभी ऐसे फोटोग्राफी करते करते थोड़ी मेरी रुचि बढ़ने लगी। और बाद में 10वीं के बाद मैंने 10वीं 12वीं के बाद रहेजा स्कूल में फोटोग्राफी का डिप्लोमा किया। तो और इस डिप्लोमा के बाद तुरंत मैंने इवेंट फोटोग्राफी भी चालू किया। तो उसके बाद मैंने खुद का भी कैमरा लिया, कैनन। तो कैनन कैमरा से मैंने इवेंट फोटोग्राफी, वेडिंग, सब फंक्शन फोटोग्राफी के लिए मैंने फोटोग्राफी करना चालू किया। खुद से फोटोग्राफी मेरा ऑनलाइन बिजनेस ही चालू है ऐसे। तो ऐसे धीरे धीरे मेरी आदत और मेरी रुचि इसमें बढ़ गई और बिजनेस करूँ भारत के वैसे। और जो आपने पूछा था कि पहले निगेटिव रोल आते थे, निगेटिव रोल बहुत कॉस्टली रहते थे और पता नहीं चलता था कि हम लोग फोटो निकाल रहे हैं वो बराबर है, एक्सपोजर उसका है कि नहीं है। तो बाद में जाते जाते बाद में जब भी डेवलप होगा, हाथ में प्रिंट आएगी तभी समझेगा कि कैसा फोटो आया है। लेकिन वो धीरे धीरे डेवलप हो गया कि पहले मैं स्टार्टिंग के जो निगेटिव निकालता था उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करता था वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगा। वो धीरे धीरे सेटिंग मालूम होने लगी कि ऐसे सेटिंग पे अच्छे फोटोग्राफ आते हैं, लाइट कंडीशन अच्छा होती है तो कितना सेटिंग रखना है, कितना उसका फ्लेम स्पीड होता है, तो कौन से फ्लेम स्पीड का कौन सा निगेटिव रोल डालने के बाद कौन सा सेटिंग रखना है। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से और अनुभव से धीरे धीरे वो आदत हो गई। तो पता चला कि कौन सा सेटिंग पे कौन सा फोटो अच्छा हो गया उसके बाद। बहुत अच्छे से स्वप्निल दादा आपने आंसर दिया और इसके लिए आपको अपने फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, बूस्टिंग मिला है। उसकी वजह से आप इजीली फोटोग्राफी की तरफ टर्न आउट हो गए और आप अभी भी फोटोग्राफी से आप जुड़े हुए हैं और मलखाम के लिए बहुत अच्छे अच्छे फोटो दे रहे हैं। इसके हमें सभी को बहुत अच्छा गर्व है। स्वप्निल कैसे, आपको मेरा अगला प्रश्न है कि आप खुद कोच हो, आपको कुछ सिखाते वक्त सभी एलिमेंट की मूवमेंट पता है, किस तरह से कोई कौन सा एलिमेंट कैसे होता है, तो अच्छे फोटोग्राफी के लिए क्या देखना जरूरी है ऐसे आपको लगता है? इसके बारे में कुछ बताइए। तो जैसे स्वप्निल सर बता रहे थे कि उन्होंने फोटोग्राफी चालू की तो बचपन से चाचा के वजह से और उनकी वजह से, तो मेरा भी वैसे ही है थोड़ा कि मैंने मेरे पिताजी की वजह से फोटोग्राफी चालू की। उनको बहुत पसंद थी फोटोग्राफी, तो उनके फिल्म कैमरा पे मैं फ़ोटो निकालता था। और फिर मलखाम के लिए मैं बाहर देश में गया था एक शो करने के लिए। तो वहाँ पे मैं 1.5 साल रहा और वहाँ पे मेरे को ये डिजिटल कैमरा और ये सब पता चला। तो क्या होता है, तो मैंने वहाँ पे मेरा खुद का डिजिटल कैमरा खरीदा और वहाँ से मेरी फोटोग्राफी में रुचि निर्माण हुई और आगे और कुछ करना है। तब मुझे तो वो शो में कि मैं मलखाम कर रहा था और जो फोटोग्राफर था, जो आपका सवाल है जो आपने पूछा, तो फोटोग्राफर ने बहुत सारे अच्छे अच्छे हमारे फोटो निकाले थे। तो मुझे बहुत आश्चर्यचकित हुआ था कि अरे इतने अच्छे फोटो कैसे आते हैं, क्यों आए हैं, क्या है। तो फिर मैं गया और फिर वो फोटोग्राफर से मैंने बात की कि अरे ये कैसे होता है, क्या किया जाता है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि लाइटिंग क्या होती है, फिर कैसे फ़ोटो आनी चाहिए और फिर अलग अलग फ़ोटो खींचने के लिए अलग अलग चीज़ें या टाइम होना ज़रूरी है। तो एक चीज़ उस फोटोग्राफर की मुझे जो पसंद आई थी, जो एज अ कोच और कोई जो फोटोग्राफी फील्ड में हम जो काम कर रहे हैं और जो कोचेस है और जो खिलाड़ी है जो फ़ोटो निकालना चाहते हैं अभी भी, तो उन्होंने ये करना चाहिए कि उस फोटोग्राफर ने हमसे पूछा कि आपका सही पोजीशन क्या होता है जो आप कर रहे हो, क्योंकि उसने जो पहले फोटो निकाले थे वो उसने हमें दिखाए थे। तो उसमें हम कहीं एक भी पोजीशन सही से नहीं थी, हम किसी मूवमेंट में थे या किसी मूवमेंट में जा रहे थे। तो फिर हमने बताया ये फोटो अच्छे है पर ये सही नहीं है, हमारी फाइनल पोजीशन नहीं है। तो उन्होंने हमसे पूछा कि ये फाइनल पोजीशन क्या होती है, फिर कैसी होती है, और फिर उन्होंने हमारे फोटो वापस से खींचे। तो एज अ कोच और एज अ खिलाड़ी हमें ये ज़रूरी है कि हम
जो फाइनल पोजीशन है वो फोटोग्राफर को बताए और वही फाइनल पोजीशंस के फोटो अलग अलग एंगल से खींचे कि जिसके वजह से हमारा फोटोग्राफी और हमारा मलखम्ब खेल और आगे जा सके और अच्छे फोटो जा सके उसके लिए। सही बताया स्वप्निल। और आज मलखाम फील्ड में फोटोग्राफी में हम लोग बोलते हैं लैक है कि आज सभी खेल बढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी फोटोग्राफी बहुत अच्छी है। क्रिकेट देखो, योगा देखो, कोई भी खेल देखो, आज हर एक फोटोग्राफर अच्छा फोटोग्राफर देख देख के वो खेल सीखता है और उसके वजह से वो उसकी फोटोग्राफी भी अच्छी आती है। हमारे यहाँ पे पार्ले महोत्सव करके एक मलखाम कंपटीशन होती है, 20 साल से हो रही है। तभी मैं एज अ ऑर्गेनाइजर करके वहां पे घूमता था और बहुत सारे अच्छे फोटोग्राफर्स आते थे। लेकिन जैसे आपने बताया उसी तरह से वो जब भी फोटो निकाल के दिखाते थे ना, तो कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक होती थी क्योंकि उनको पता नहीं फाइनल पोजीशन किस तरह, मतलब बजरंग किया तो हाथ हिलता था या कोई और चक्रासन किया तो आगे वाला पैर ही बेंड होता था। तो बाद में मुझे पता चला कि इनके पास अच्छी स्किल है, तो हाउ यू यूज दिस। तो मैं उसके कंधे पे हाथ रख के खड़ा रहता था और मैं जब उसको बोलता था जब भी मैं तेरा शोल्डर दबाऊं तो क्लिक मार, क्योंकि मुझे पता है फाइनल पोजीशन किस तरह से अच्छी है और उसका स्किल। ऐसे हम लोग करके फिर बहुत अच्छे फोटोज हम लोग ने कलेक्शन करना चालू किया था। और आज अगर आप खुद मलखाम फील्ड के हैं और आपके पास उसके साथ फोटोग्राफी की अच्छी जानकारी है, तो मुझे लगता है कि मलखाम को बहुत अच्छे फोटोज मिलेंगे। और यही इस सेशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि जिसके पास आज फोटोग्राफी की स्किल है या करना है, वो मलखाम के ज्यादा से ज्यादा अच्छे फोटोग्राफ निकाल के आज मलखाम के विकास के लिए आगे लेके जाने के लिए हम लोग साथ आए। स्वप्निल दादा, आपको मुझे एक अगला प्रश्न पूछना है कि मलखाम की सुंदरता मतलब अच्छाई और उसकी डिफिकल्टी मतलब उसकी कठिनाई, ये फोटोग्राफी में आप किस तरह से बैलेंस करते हैं, उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं? क्योंकि अच्छाई भी दिखनी चाहिए और सुंदरता भी दिखनी चाहिए और उसके साथ उसका डिफिकल्टी भी दिखना चाहिए। ये मलखाम फील्ड में फोटोग्राफी में होता है क्या? तो स्वप्निल दादा, आपको ये अगला मेरा प्रश्न है, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। हाँ, हमारे मलखाम में 2 तरह के फोटोग्राफ निकल सकते हैं। एक तो एक्शन फोटोग्राफ्स होते हैं जो कि हम लोग डिफिकल्ट एलिमेंट्स के एक्शन फोटोग्राफ निकाल सकते हैं। कुछ डिफिकल्ट होल्ड पोजीशंस भी है तो होल्ड पोजीशंस के फोटोग्राफ निकाल सकते हैं। तो एक्शन फोटोग्राफ में हम लोग डिफिकल्टी दिखा सकते हैं कि जैसे कि फास्ट मतलब फोटोग्राफी में होता है फास्ट शटर स्पीड, अच्छी लाइटिंग पे हम लोग फास्ट शटर स्पीड रख के डिफिकल्ट पोजीशन, यानी कि मलखाम पे से फ्रंट मार रहे तो उसका बीच में से एक्शन फ्रीज करके डिफिकल्टी लेवल उसका रोटेशंस वगैरह दिखा सकते हैं। जैसे कि मतलब अगर हार्ड एलिमेंट्स है, चक्रासन मलखाम पे स्टैंड है, वैसे उसका होल्ड पोजीशन में हम लोग अच्छी लाइटिंग पे करके फोटोग्राफ्स दिखा सकते हैं। सिंपल एलिमेंट्स है, बजरंग पकड़ो, तो वैसे उसके भी पोजीशन हम लोग दिखा सकते हैं कि होल्ड पोजीशन कैसे होते हैं। हर एक एलिमेंट मतलब जो अच्छा मतलब सिंपल हो या डिफिकल्ट हो, हम लोग उसकी अच्छी पोजीशंस में अच्छे एंगल से फोटोग्राफ निकाल के दिखा सकते हैं ताकि जिसको मलखाम नहीं समझ में आ रहा है उसको भी समझ सके कि कैसे मलखाम की नॉट लगानी है। और मेन रोप मलखाम पे भी जो उसका ज़्यादा यूज कर सकते हैं हम लोग कि उसकी नॉट कैसे घूमी है। अगर वीडियो पे करते थे तो वीडियो पे स्लो मोशन यूज करके हम लोग नॉट कैसे घुमाते हैं, तो डिफिकल्ट नॉट से कैसे छोड़ के कैसे झाप मार सकते हैं, ऐसे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मतलब स्लो मोशन में यूज कर सकते हैं, फास्ट मोशन में यूज कर सकते हैं। अभी टाइम लैप्स जैसे भी ऑप्शन है तो हम लोग फास्ट मूवमेंट दिखा सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट क्रिएटिव मोड यूज करके हम लोग मलखाम का अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। मैंने तो बहुत अच्छा और सिंपल क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आपने उसको अच्छे से और ब्रीफ ने बता दिया कि हम लोग उसको और किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं कि फोटोग्राफी के साथ हम लोग उनको किस तरह से अलग अलग नॉट्स या अलग अलग पोजीशन पोस्चर बता सकते हैं कि ताकि वो फोटो देख के हम लोग वो कोई भी खिलाड़ी वो एलिमेंट अच्छे से प्रेजेंट करे। इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया। स्वप्निल, आपने बहुत अच्छा एडिटिंग में आपका हाथ है, हम लोग को सभी को पता है, तो इसके बारे में बताइए कि फोटो एडिटिंग के बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं कुछ शॉर्ट में? गणेश जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, पर मैं थोड़ा सा जो स्वप्निल सर बता रहे थे जो अपने सीनियर है और जो जैसे फोटोग्राफी के बारे में बताए थे, उन्होंने जो बताया कि एक्शन फोटो है, स्टिल फोटो है, तो मलखाम की यही खासियत है कि मलखाम ये गेम सब चीज़ फोटोग्राफी से रिलेटेड जो चीज़ें आती है वो सब चीज़ में मलखाम का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे एक्शन फोटोग्राफ में कोई भी झाप मार रहे हैं, वो झाप के एंड पोजीशन और स्टार्ट पोजीशन के बीच में की जो एक्शन है,
जिसमें हम बहुत टाइम पे हवा में होते हैं, जैसे फ्रंट समरसॉल्ट मारते हैं, तो जो रोटेशन है या वो जो चीज़ें है जो हवा में होती है, वो बहुत एक अच्छी एक्शन है कैच करने के लिए। फिर अपने जो होल्ड पार्ट्स है, वो होल्ड पार्ट्स हम क्लोज से भी शूट कर सकते हैं, वाइड से भी शूट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे हमेशा लगता है कि मलखांब एक ग्रैंड खेल है, तो उसके अगर फोटो हम जितने वाइड में खींचेंगे होल्ड पोजीशंस के, तो वो बहुत अच्छे दिखते हैं कि मलखांब दिख के आता है और पूरा मलखांब दिख के आता है। जैसे एक हैंडस्टैंड का फोटो है, तो हैंडस्टैंड अगर दिखाना है मुझे कितना कठिन है हैंडस्टैंड करना, तो हैंडस्टैंड पूरा मलखांब, और जब हैंडस्टैंड दिखेगा तो वो बहुत अच्छा दिखेगा कि इतना बड़े मलखांब पे, बोंड के इतने छोटे से बोंड पे मैंने हैंडस्टैंड किया है, या जो लड़के ने हैंडस्टैंड किया है या लड़की ने हैंडस्टैंड किया है, बहुत अच्छा दिखेगा। वही रोप पे भी अगर हम वाइड फोटो निकालेंगे तो अच्छा दिखेगा। तो मेरे जो कोचेस है और जो मलखांब फील्ड में जो अभी फोटोग्राफी कर रहे हैं या स्टूडेंट्स है जिनको फोटो खींचना बहुत पसंद है, तो अब जितना हो सके उतने वाइड फोटोज खींचिए मलखांब के, कि पोजीशंस के, होल्ड पोजीशंस के, कि जिसमें मलखांब दिख के आए कि ये मलखांब है। और फिर जो स्वप्निल सर ने बताया जैसे नॉट है, और फिर ये जो चीज़ें है, ये जो जैसे आपके सर है और हमारे सर है अटाले सर, वो जो रिसर्च कर रहे हैं जो चीज़ों के, उसमें ये सब नॉट्स और वो चीज़ के फोटोज़ के बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कैसे होते हैं, कैसा इस्तेमाल होता है। तो हम ये फोटोग्राफी पकड़ के बहुत सारा खेल का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये तो पक्का है। और जो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स है जो स्टूडियो में शूट करते हैं लाइट वगैरह लगा के, तो उनको हम इस माध्यम से मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि आप आइए, आप मलखांब का अपना नॉलेज और उनका जो क्रिएटिव नॉलेज है फोटोग्राफी का, उसको लेके मलखांब के बहुत सारे क्रिएटिव फोटोज भी बन सकते हैं, क्योंकि मलखांब एक परफॉर्मिंग आर्ट भी है। तो इसकी वजह से मलखांब एक पूरा खेल है जिसमें हम फोटोग्राफी को इतना खेल के और मलखांब को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे आपने एडिटिंग की बात की अभी, तो मलखांब में हम बहुत सारी फोटोज खींच के, अच्छी अच्छी फोटोज खींच के एडिट कर सकते हैं। तो एडिटिंग के लिए बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी हम जाते हैं चौपाटी पे और फोटो नहीं खींचते, तो हमें वो मलखांब का पोजीशन भी चाहिए होता है और पीछे का सन भी चाहिए होता है, चौपाटी का सनसेट और वो सब, तो उसमें एडिटिंग का खेल आता है। और जैसे क्रिएटिव जो फोटो होते हैं स्टूडियो में खींचे हुए, उसमें आप बहुत सारा मलखांब का एडिटिंग यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो अगर खींचे और मैं उसको अगर बहुत अच्छे से लाइटिंग दूँ, तो जो मलखांब खिलाड़ी है, मलखांब पट्टू है, उसका मैं बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से दिखा सकता हूँ। जो एब्स है, जो मसल्स डेवलप होते हैं, ये एडिटिंग में से बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। तो एडिटिंग भी फोटोग्राफी में उतनी ही इम्पोर्टेंट है, जितना फ़ोटो खींचना जितना इम्पोर्टेंट है, उतनी ही एडिटिंग इम्पोर्टेंट है। पर वही, पहले अच्छे फ़ोटो खींचे तो हम उसको अच्छे एडिट करके और अच्छे फोटोग्राफ बना सकते हैं। सही बताया स्वप्निल। और आज फोटोग्राफी के साथ आज नया टेक्नोलॉजी का भी हम लोग को हेल्प लेना पड़ेगा, ताकि खेल के अच्छे से अच्छे फोटो आज मलखांब के विकास के लिए हम लोग को सामने लेके आ सके। आज देखते हैं कि हर एक जगह पे बैनर लगते हैं कुछ ना कुछ, तो फोटो की बहुत जरूरत है। आज प्रेस नोट में है या कोई भी आज सोशल मीडिया पे हम लोग कुछ भी प्रमोशन करना है, आज खेल मलखांब खेल ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, सबने देखा है। फर्स्ट वर्ल्ड कप हो चुका है, सेकेंड वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है। तो फोटो की जरूरत लाइफ लॉन्ग लगने वाली है, उसका कभी भी अंत नहीं है। जितने फोटो निकालते रहेंगे उतने हमारे फ्यूचर की, मलखांब के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। और स्वप्निल ने अभी जिक्र किया कि महेश अटाले सर का जिक्र किया, तो हम लोगों ने भी एक बार ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था कि हम लोग गाड़ी पे डाल के, टेम्पो पे डाल के मलखांब जू बीच पे लेके गए, और बीच में सुबह सुबह जाके 5 बजे हम लोग ने फोटोग्राफी की थी लाइव में। उसके पीछे जो समुंदर और सब कुछ है वो रियल था, और वो फोटो अभी भी चल रहे हैं। अभी भी वो फोटो में हर जगह पे देखता हूँ कि वो सब लोग यूज कर रहे हैं, और अच्छा लगता है। हम लोग ने जो मेहनत किया था उसका हम लोग को फल अभी मिल रहा है कि आज उसी फोटो के साथ हम लोग अच्छे कंपटीशन देख रहे हैं। आज स्वप्निल के पास अच्छा एडिटिंग का नॉलेज है, तो मैं चाहता हूं कि अगर किसी को जरूरत है अपने फोटो स्वप्निल को भेजो, मैं मलखांब कट्टा की तरफ से बताता हूँ, आपको अच्छे से उसको एडिट करके देगा, और आप वही फोटो अपने यहाँ पे अपने स्टेट्स में उसको कंपटीशन के वक्त हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से अपने दोस्त जो भी है फोटोग्राफी से जुड़े हुए, अगर उनको फोटोग्राफी नहीं आती तो एटलीस्ट अच्छे फोटो निकाल के दीजिए, क्योंकि हमको पता है कि मलखांब के पीछे क्या बैकग्राउंड आती है, कहाँ पे पीछे मलखांब चलता है, या कुछ भी
बैकग्राउंड रहती है, अच्छी बैकग्राउंड हमें हमेशा नहीं मिलती है। हमारे क्लब में तो बिल्कुल नहीं मिलती है। कोई पीछे घूमते रहता है, चलते रहता है, कहाँ पे पार्क होता है। तो अगर फोटो निकाल के अगर हमारे दोस्त जिसको अगर फोटोग्राफी का नॉलेज नहीं लेकिन उसको एडिटिंग का नॉलेज है, वो अच्छा आपको एडिट करके देगा ताकि हमारे अच्छे फोटो मार्केट में आए और हमारे मलखाम का बहुत अच्छे से विकास हो। मैं स्वप्निल दादा को अगला प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हम लोग कंपटीशन में जाते हैं, खिलाड़ियों का फोटो निकालते हैं, बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर है आप जैसे मेरे जैसे जो कैमरा लेके जाते हैं या मोबाइल से फोटो निकालते हैं। तो ऐसे कहाँ पे नहीं लगता कि जिसका हम लोग फोटो निकाल रहे हैं उस खिलाड़ी की कुछ परमिशन लेनी चाहिए या फिर एटलीस्ट उस खिलाड़ी को वो फोटो देना चाहिए ताकि उस खिलाड़ी को कुछ हम लोग आनंद दे, उसको जाते वक्त उसकी कुछ मेमोरी हम लोग उसके साथ दे दे। इसके बारे में स्वप्निल दादा हमें कुछ जानकारी चाहिए, कुछ इथिक कुछ फॉलो होना चाहिए क्या कंपटीशन में? हाँ, आपने बराबर कहा कि थोड़ा सा इथिक फॉलो होना चाहिए, क्योंकि आजकल सभी लोगों के हाथ में मोबाइल तो रहते हैं और सभी मोबाइल की कैपेसिटी है कि अच्छा फोटो निकाल सके। अभी तक आज के जो मोबाइल फोटो है और कुछ एमेचर फोटोग्राफर है वो भी SLR लेके आते हैं, क्योंकि अपना गेम इतना अट्रैक्टिव है कि फोटो निकालने का उसका मोह होता है कि अच्छा किया, कुछ अच्छा दिख रहा है तो उसका फोटो निकाले। सबको मन में लगता है कि चलो आप फोटो निकालेंगे। तो अगर हम लोग फोटो निकाल रहे और अच्छा फोटो आया तो खिलाड़ी को देने में कुछ हरगिज नहीं है कि, और उसको अगर हम लोग अगर यूज कर रहे, अगर प्रोफेशनली हमको यूज करना है तो खिलाड़ी और खिलाड़ी के प्रशिक्षक की अनुमति लेना मेरे ख्याल से जरूरी है कि उसकी अनुमति ले ली जाए, क्योंकि आजकल नेट पे भी फोटोग्राफ कॉपीराइट करके डालते हैं और नेट पे फोटो बेचे भी जाते हैं। तो मेरे ख्याल से परमिशन होना आवश्यक है, ये प्रोफेशनल यूज के लिए परमिशन लेना आवश्यक है। बहुत ही अच्छा आंसर दिया स्वप्निल दादा आपने। खिलाड़ी का परमिशन, उसका कोच का परमिशन लेना चाहिए, लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी है। आज खिलाड़ी का दिल बहुत अच्छा है, कोई ना बोलने वाला तो है नहीं, लेकिन अगर लेते हैं तो एक अच्छी डिसिप्लिन हमारे खेल में आएगी। और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आज उस तरह से आज एक इसका कोई प्रोफेशनली भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे इसी बारे में स्वप्निल आपको प्रश्न पूछना है कि वाटरमार्क के बारे में मुझे जानना है कि फोटो निकालने बाद कुछ वाटरमार्क डालते हैं और कुछ ऐसे कुछ लोगो डालते हैं, तो वो क्या होता है और वो कैसे डालते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। तो जैसे स्वप्निल सर ने कहा अभी कि कॉपीराइट का जो है और परमिशन लेना जरूरी है, वो एकदम सही बात है। वो भी इवेंट फील्ड से काम कर रहे हैं, मैं भी इवेंट फील्ड में काम करता हूँ। तो जो कोई भी इवेंट होता है जहाँ पे हमें बुलाया जाता है फोटो खींचने के लिए, तो वो जो इवेंट कंपनी होती है और जो हम फोटो खींचते हैं, हमारे पास उस फोटोज का कॉपीराइट होता है कि वो फोटो हम ही पब्लिश कर सकते हैं। पर यही चीज़ हमारे कंपटीशन के टाइम हो सकती है कि जो आयोजक होते हैं वो जो उन्होंने जो कंपटीशन के लिए या कोई भी इवेंट है फोटोग्राफ मलखाम का, उसमें जो फोटोग्राफर है जिसको बुला है उसके पास और जो आयोजक है उनके पास ही उनका राइट रहेगा वो फोटोज देने का। और मुझे ऐसे लगता है कि जो फोटोज खींचे जाते हैं एक कंपटीशन के दरमियान या इवेंट के दरमियान, वो जो खिलाड़ी है उनको हम वो देंगे तो बहुत अच्छा होएगा और वो खिलाड़ी को भी उसका कलेक्शन बनेगा वो फोटोज का। क्योंकि अगर हम फोटोज खींच रहे और वो शेयर नहीं करेंगे तो वो फोटो खींचने में मज़ा ही क्या है, या फिर वो फोटोज खींचे ही क्यों हम, जब सिर्फ हमें वो हमारे पास ही रखने हैं। तो और जैसे आपने अभी कॉपीराइट के बारे में या वाटरमार्क के बारे में पूछा, तो ऐसे बहुत बार होता है कि अभी बहुत सारे एमेच्योर फोटोग्राफर्स है जो हमारे कंपटीशन के दरमियान आते हैं या बाहर से कोई आता है जिसको फोटो खींचना पसंद होता है, या भी सिंपल सी बात है मोबाइल में हर मोबाइल में फ़ोटो खींचे जा सकते हैं। तो कोई भी आता है खिलाड़ी के फ़ोटो खींचता है और उसको पोस्ट कर देता है कहीं पे भी। तो एक तरीके से वो अच्छा है कि हमारा खेल का बढ़ावा हो रहा है, पर इसमें जो कंसेंट का इशू है वो बहुत बड़ा है। पर उसके लिए जैसे फॉरेन में बहुत सारे रूल्स है कि आप उनका फ़ोटो इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर ये सब करने के पहले उनकी साइन लेनी पड़ती है। तो ये कहीं पे तो अपने यहाँ पे अभी तक तो इतने बड़े स्केल पे नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आ जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। तो जैसे वाटरमार्क का है कि बहुत सारे लोगों को वाटरमार्क डालना पसंद है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे फ़ोटोज़ चोरी हो जाएंगे, या फिर इंटरनेट पे अभी कोई भी किसी का भी फ़ोटो इस्तेमाल करता है और फिर वो खुद का फ़ोटो करके बेचते हैं लोग।
तो इसके लिए लोग वाटरमार्क डालते हैं। तो वाटरमार्क एक तरीके से जरूरी भी है, पर वो ऐसी इस तरीके से डालना चाहिए कि जिससे आपका फोटो खराब ना हो, या फिर आप उसके ऊपर ऐसे हक ना जताओ कि ये फोटो आपका ही है। कि कोई कोई लोग वाटरमार्क पूरा बीच में डाल देते हैं फोटो के, तो फोटो समझ में ही नहीं आता क्या है, उसमें सिर्फ वाटरमार्क दिखता है। तो कहीं एक कोने में, जैसे हर एक पेंटर अपने पेंटिंग के ऊपर साइन करता है और डेट लिखता है, उसी तरह ये फोटोग्राफी में वाटरमार्क है कि वो कहीं एक कोने में जहाँ पे फोटो दिखे पर आपकी फोटो है या आपने खींची हुई है, इसके लिए एक कोने में उसको डाले, ना कि पूरे स्क्रीन पे डाले या ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखे कि अरे ये हमारा फोटो है। तो जैसे हर कोई पेंटर, हर कोई आर्टिस्ट अपनी साइन करता है, उसी तरह से वाटरमार्क एक कहीं किसी कोने में डाले, जिससे फोटो भी अच्छा दिखे और आपका फोटो है ये लोगों को समझे भी। तो एक, क्योंकि हर एक जो बड़े फोटोग्राफर्स है उनका एक ट्रेडमार्क साइन की तरह होता है, वो भी उनके फोटोज पे वाटरमार्क डालते हैं, तो वो नीचे कोने में डालते हैं, पर आप हमें वो कभी दिखता नहीं है कि अरे ये इनका है। पर जो बड़े फोटोग्राफर्स होते हैं उनकी जो साइन होती है या इनिशियल्स होते हैं वो हमें पता होते हैं, तो उससे समझ में आता है कि अरे ये इनका फोटो है। या फिर हम समझ जाते हैं कि रवि वर्मा जैसे बड़े पेंटर है तो उनकी साइन होती है, तो हमें समझ में आता है अरे ये रवि वर्मा जी का पेंटिंग है। तो उस तरीके से वाटरमार्क होना चाहिए, पर वो एक किसी कोने में होना चाहिए जिससे फोटोग्राफ डिस्टर्ब ना हो। पर हाँ, यही चीज़ है, ये चीज़ कंपलसरी नहीं है कि जिसको चाहिए वो वाटरमार्क डाल सकते हैं। कई लोग हैं वो वाटरमार्क नहीं डालते, तो ये कंपल्शन नहीं है, ये अपना अपना विश है और व्यू है कि हमें वाटरमार्क डालना है या नहीं डालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल। वाटरमार्क, कॉपीराइट्स, ये सब वर्ड सुनने के लिए बहुत बड़े लगते हैं, क्योंकि ये सब प्रोफेशनल वर्ड्स है जो मलखाम फील्ड में अभी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। आगे जाके शायद मलखाम जिस तरह से बढ़ेगा, मुझे लगता है कि सभी को ये चीज करनी पड़ेगी। लेकिन आज ये वाटरमार्क डालो, मुझे भी लगता है कि जरूर मैंने अगर फोटोज निकाले हैं, मेरा स्किल है, तो मैं आज मार्केट में लेके आ रहा हूँ, मैं अगर सोशल मीडिया पे प्रमोशन दे रहा हूँ, तो शायद मेरा नाम होना चाहिए, मुझे भी लगता है। जैसे हमारा आज सेशन चल रहा है, हमारे साइड में हमारा मलखाम कट्टा का लोगो है, एक वाटरमार्क ही है, एक साइड में हमारा लोगो है, तो ताकि पता चले कि मलखाम कट्टा का सेशन चल रहा है, ये सिर्फ सबको पता होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जहाँ पे हो सके, जैसे कि आज बोल रहे कि कंपटीशन में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तभी फोटो निकालते हैं, तो पूछना चाहिए। लेकिन समझो कि मैंने सिर्फ मेरे खिलाड़ियों के साथ फोटो सेशन किया, मेरे स्टूडेंट्स थे, तो उनके साथ फोटो निकालने के बाद वो मैं फोटो लोगों के साथ शेयर करना चाहिए विदाउट वाटरमार्क। ऐसे मुझे लगता है तभी मलखाम का विकास होने वाला है। ताकि विदाउट वाटरमार्क की बोलने का मतलब ऐसा है कि आज वो फोटो वो शायद मलखाम दिन के वक्त या और किसी फेस्टिवल के वक्त या कंपटीशन के वक्त वो फोटो इस्तेमाल कर सके और मलखाम का अच्छा प्रचार और प्रसार हो सके। मेरे पास अगर स्किल है अच्छा फोटो निकालने की और मैं ये शेयर करके अगर मलखाम का विकास होने में मेरा अगर योगदान दे सकता हूं, तो शायद यही आज फोटोग्राफी के सेशन में आज बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ऐसे मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि इसी विषय में स्वप्निल खेसे आप भी मेरे साथ एग्री है, प्लीज आप बता सकते हैं आपके विषय। आपने जैसे कहा गणेश जी, अभी बहुत सही कहा कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरे खुद के टीम के साथ फोटो निकाल रहा हूँ, लोगों के साथ फोटो निकाल रहा हूँ, तो वो बिना वाटरमार्क के हमें देने चाहिए फोटोज। पर यही कर्टसी हमारे फोटोग्राफी फील्ड में या फिर कोई भी आर्ट फील्ड में फॉलो की जाती है कि अगर आप ऐसे कुछ अगर दे रहे हैं तो हम खुलेआम से देंगे। पर जब आप शेयर कर रहे हो, जैसे आपने कहा कि मैंने फोटोज दिए और मुझे वो मलखाम दिन के दिन मैं पब्लिश करूँ, तो एक ऐसे रूल बनाना चाहिए मलखाम में कि अगर कोई ऐसे कर रहा है तो आप वो फोटोग्राफर को उसका क्रेडिट दे दे। फोटोग्राफर या फिर जो वीडियो निकालता है वो अपने वाटरमार्क इसी वजह से कि डालता है कि ये उसकी प्रॉपर्टी है, कि उसने वो उसकी स्किल यूज की है, तो बिना वाटरमार्क के देना अच्छा है। पर अगर हम देंगे तो उसके लिए आप उस फोटोग्राफर को या फिर जो भी बंदा है उसको आप उस चीज़ का क्रेडिट दे दीजिए, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे क्रेडिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही वो फोटोग्राफर का भी नाम हो जाएगा, उसके स्किल को अप्रिसिएशन मिलेगा, तो वो वाटरमार्क यूज नहीं करेगा। तो ये एकदम सही बात है। तो यही हमारे फील्ड में स्किल यूज होती है कि सब क्रेडिट देते हैं। बहुत अच्छे से बताया सर स्वप्निल। लेकिन यही विषय को मैं ज्यादा नहीं खींच रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर समझो कि आज मैं यहाँ पे मुंबई में बैठा हूँ और मेरा एक फोटो कहाँ पे मेरे ही दोस्त पौंडीचेरी में या तमिलनाडु में या फिर कहाँ पे दिल्ली में कहाँ पे भी अगर उनके कंपटीशन में अगर वो उनके बैनर में सर्टिफिकेट पे अगर यूज करते हैं, तो मुझे वो प्राउड फील होना चाहिए कि मेरे खिलाड़ियों का आज
फोटो वहां पे भी आज झलक रहा है, मलखाम खेल बढ़ रहा है। तो यही एक फोटोग्राफर की हमारी अचीवमेंट होगी। स्वप्निल दादा, आपको मेरा अगला प्रश्न ऐसा है कि मलखाम में जितने भी एलिमेंट है, होल पार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अगर होल पार्ट का जितने भी एलिमेंट है, इसके अच्छे एलिमेंट जितने लोग कर रहे हैं, जैसे कि राजेश्वरी पिल्ले का आज निडल स्केल है, वो कहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे कुछ जुने पुराने एलिमेंट है या नए एलिमेंट है, ऐसे सब अच्छे एलिमेंट्स अलग अलग खिलाड़ियों के साथ अगर जमा करके एक ई एल्बम अगर बना सके तो वो कैसे लगेगा? तो और इसके बारे में आपकी जानकारी की, ताकि आज खिलाड़ियों को एक आइडियल फोटोज के साथ हमारे खुद की करेक्शंस करने में भी मिलता है। मलखम कट्टा आपके साथ है, तो आपका अनुभव इसके बारे में जानना है कि ये संकल्पना आपको कैसे लगी ई एल्बम के बारे में, ताकि मलखाम का हर एक एलिमेंट फोटोग्राफी में कैप्चर हो जाए। हाँ, फोटोग्राफी का मेन उद्देश्य यही है। आज फोटोग्राफी का मेन उद्देश्य यही है कि एक फोटोग्राफ अच्छी स्टोरी बना सके। कि अगर एक फोटोग्राफ मतलब आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हो, लेकिन उसके साथ अगर फोटोग्राफ है तो वो फोटोग्राफ आपको पूरी स्टोरी बता सकता है। और मलखाम फील्ड में भी अच्छे मतलब ऐसे एलिमेंट कुछ होके गए तो अभी दिखाई नहीं दे रहे। तो अगर पीछे जूने सीनियर खिलाड़ियों के जो कुछ फोटोग्राफ्स है तो वो नए खिलाड़ी देखे और उनको सीखे, उनको फोटोग्राफ देख के वो इंस्पिरेशन आ जाए कि हम लोग भी ये एलिमेंट करने चाहिए। और एलिमेंट देख के भी वो एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन पता चलता है कि एलिमेंट कैसे किया होगा, कैसे उसका अड़ी नॉट लगाया होगा, कैसे नॉट मलखाम पे अड़ी लगाई होगी। तो ऐसे उसका पर्टिकुलर्स भी पता चलता है, उसके इंस्पिरेशन भी पता चलता है। तो जूने खिलाड़ियों की पहचान भी नए खिलाड़ियों को होती है। ऐसे मतलब फोटोग्राफ बहुत अच्छा काम करता है कि एक अच्छा फोटोग्राफ अच्छा काम करकर बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है और पुराने एलिमेंट्स वापस प्रचार में आते रहते हैं। तो यही फोटोग्राफी का मेन इम्पोर्टेंस है कि, और ये बहुत अच्छी तरीके के जूने ऐसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट का एक अच्छा सा एल्बम रेडी होना चाहिए हमारे पास कि नए पीढ़ियों को दिखाने के लिए। तो मेरी बहुत अच्छा सुझाव है। बहुत ही अच्छा स्वप्निल दादा, और मुझे पता था कि आपको ये अच्छा ही लगेगा। और मैं आप दोनों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दोनों के साथ ही हमारे मलखाम फील्ड में जितने भी खिलाड़ी है या जजेस है जो फोटोग्राफी के साथ भी जुड़े हुए हैं, हम लोग सब एक टीम बनाएं और जहां जहां पे हम लोग हो वहां से फोटो निकाल के मलखाम कट्टा या हम लोग सब एक साथ आके एक ई एल्बम एटलीस्ट एक बनाए। तो ये एक ई एल्बम किसी के पास भी हम लोग आसानी से पहुंचा सकते हैं। और अगर किसी को कुछ एलिमेंट करना है, अभी कुर्मासन का मैं उदाहरण एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कुर्मासन कहाँ पे भी करते हैं, मलखाम के बीच में भी करते हैं, टॉप में भी करते हैं। तो ये कुर्मासन करते वक्त उसका जो बैक बेंडिंग है उसका आज मैंने किसी का देखा, वो ऊपर टॉप में बांगड़ी में करते हैं और उसका पूरा आर्च, उसका हेड मलखाम के बोंड तक या टॉप तक जाता है। वो फोटो में मैंने देखा तो मुझे बहुत ताज्जुब लगा था। तो ऐसे बहुत सारे फोटोज है, शायद एलिमेंट वही होगा लेकिन शायद करने का तरीका या उसकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, बैक बेंडिंग, फ्रंट बेंडिंग या उसकी जो करने का तरीका है वो शायद कुछ अलग हो। वो इस फोटोग्राफी के माध्यम से लोगों को हम लोग एक टारगेट व्यू दे सकते हैं कि इस तरह से करो ताकि आपको अच्छे से अच्छे मलखाम खेल में आप प्रदर्शन कर सकते हैं। कंपटीशन स्पर्धात्मक जाने दो, एटलीस्ट वो एक लड़का अच्छा एलिमेंट अपने आइडेंटिटी से कर सकता है कि इसके जैसा कोई नहीं करता है, भले वो नेशनल चैंपियन बने नहीं बने, लेकिन वो उसका एक जैसे वाटरमार्क या कॉपीराइट जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे, तो उसका खिलाड़ी का कॉपीराइट हो जाएगा कि ये एलिमेंट मेरा है, ये मेरे जैसा कोई नहीं करता है पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में। तो शायद इसी फोटोग्राफी के माध्यम से वो पूरे हमारे दुनिया के सामने, वर्ल्ड के सामने हम लोग लेके आ सकते हैं। तो ये मैं अभी ओपनली अनाउंस करता हूँ, अगर आपके पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स है या ऐसे कुछ फोटोज है तो मलखाम कट्टा की ईमेल एड्रेस पे या इन दोनों को अगर आप पर्सनली भी भेज सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा और हम लोग इसको सबके सामने प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे, ऐसे मुझे लगता है। स्वप्निल, मुझे आपको अगला प्रश्न पूछना है कि कंपटीशन में फोटो निकालना बहुत डिफिकल्ट जाता है। अगर अच्छा फोटोग्राफर है आपके जैसा तो यस, व्हाई नॉट, आपको पता है ये अभी क्या एलिमेंट लेने वाला है, जैसे कि पाया फरारा जैसे लगाना चालू करते हैं, आपको मतलब मालूम है जैसे ये पोजीशन में आएगा और आपकी तरफ अगर उसका फेस आ गया तो वो अच्छा क्लिक मिलना ही मिलना है, लेकिन गलती से बैक आ गए तो आप मजबूरी है, आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कंपटीशन में 360 डिग्री में कहाँ पे भी वो खिलाड़ी जा सकता है। लेकिन अगर ऐसी आपको कुछ जगह मिल गई, वहां पे आपको कुछ, क्या आपके दिमाग में है, आप ऑर्गेनाइजर आयोजक को क्या बताना चाहेंगे किस तरह से
एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप आए हुए खिलाड़ियों का फोटोज निकाल सकते हैं। जैसे आप मेरे जैसे जो जिनका हॉबी है फोटोग्राफी, वो लोग वहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो उसके बारे में आपके मन के विचार जानना चाहूंगा। गणेश जी, अभी जो आपने बात की कि ये ई लाइब्रेरी, और उसको स्वप्निल सर ने भी बढ़ावा दिया, मैं भी उसको इसी चीज़ को बहुत बढ़ावा दूंगा। क्योंकि अगर हम ये ई लाइब्रेरी बनाएंगे और ये सब चीज़ें लाएंगे तो बहुत मलखम्ब का विकास होगा। जैसे पुराने जो मलखम्ब प्लेयर्स थे, उनके एलिमेंट करने के तरीके और अभी के तरीके में बहुत सारा डिफरेंट है। टेक्नोलॉजी की वजह से बदल आया है, सिखाने की वजह से बदला है। तो ये सब फोटोज एक जगह पे आएंगे तो बहुत अच्छा होएगा। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मलखम्ब कट्टा के थ्रू ही ये चालू कीजिए एक ई लाइब्रेरी। तो जितने भी लोग हैं जिनके पास पुराने अपने फोटोज है, प्लेयर्स है, कोचेस है, इंस्टीट्यूशंस है जो ये देख रहे, तो आप गणेश जी से कांटेक्ट करिए और उनको हेल्प कीजिए कि ये सब फोटोज दे। तो हम एक ई लाइब्रेरी बना के जिन जिन लोगों को, जैसे गणेश जी ने कहा कि तमिलनाडु में कंपटीशन हो रही है तो वहाँ पे उन किसी खिलाड़ी का सर्टिफिकेट पे फोटो आए या बैनर पे फोटो आए, तो ये सब वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे अच्छे फोटोज, और उससे गेम ही बढ़ेगा। और बहुत सारे लोग अभी मलखम्ब में पीएचडी कर रहे हैं और करना चाहते हैं, तो ये सब फोटोग्राफ और वीडियो इन लोगों को भी मदद में आएंगे मलखम्ब खेल जानने के लिए। और मलखम्ब खेल व्यतिरिक्त जो लोगों को पीएचडी करना है उनके लिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो गणेश जी, आप ये जिम्मेदारी ले लीजिए और हम आपके साथ है। और मलखम्ब कट्टा एक ई लाइब्रेरी फोटोज का मलखम्ब का बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो आपका जो प्रश्न है उसके ऊपर मैं आता हूँ कि कंपटीशन में फोटोज खींचने में बहुत तकलीफ हो जाती है, क्योंकि लाइव एक्शन होता है। हम बच्चे को बोल नहीं सकते कि अरे रुक जा मुझे फोटो खींचना है, तू तेरा सेट मत कर। तो ये बहुत तकलीफ हो जाती है जो फोटोग्राफर जाते हैं उनको फोटो खींचने के लिए। तो कंपटीशन जो चालू है उसमें जो फोटोज आते हैं वो कंपटीशन या कोई इवेंट के फोटोज है, तो वो तो होने चाहिए। पर उसके अलावा अगर आयोजक एक जैसे कई कंपटीशन में अभी होता है एक डेडिकेटेड वार्म अप एरिया, वैसे हम एक डेडिकेटेड या फिर लोग बनाते हैं सेल्फी एरिया, वैसे हम एक फोटोग्राफी का एरिया क्यों ना बनाए, जहाँ पे हम कई, अभी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, अगर अच्छे फोटोग्राफर्स है तो ग्रीन स्क्रीन लगाए और फिर वहाँ पे फोटो खींचे और फिर वो फोटोज हम लोगों को दे, या फिर किसी की इच्छा है तो उसके पीछे फिर ग्रीन स्क्रीन लगा के ताजमहल डाले, रेड फोर्ट डाले, या फिर कहीं अमेरिका का व्हाइट हाउस डाले, ये सब कर सकते हैं। या फिर एक अच्छा सा मलखम्ब का बैकग्राउंड बना के उसको पीछे रख के वहाँ पे जिन जिन खिलाड़ियों को अपने फोटोज निकालने हैं अच्छे, वो निकाल के एक अच्छा फोटोग्राफी का कलेक्शन बनेगा। वही जो आपकी जो आपका स्वप्न है ई लाइब्रेरी का, उसमें भी ऐड हो जाएगा। तो ये अगर आयोजक करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि इससे ही कलेक्शन बनेगा। क्योंकि अदरवाइज, क्योंकि वही टाइम पे हम अच्छे फोटोग्राफर को बुलाते हैं फोटो खींचने के लिए, तो उसके वजह से उन्हीं फोटोग्राफर के पास से हम ये अच्छे फोटोज निकाल सकते हैं मलखम्ब के, कि सही से पोजीशन दे के और अच्छे अच्छे एंगल लेके फोटो निकाल सकते हैं। और एक यही तकलीफ होती है, मतलब आपका क्वेश्चन नहीं है वो, पर मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कंपटीशन में, कि बहुत बार ऐसे होता है कि कंपटीशन में जो फोटोग्राफर्स आते हैं या बाहर से आते हैं तो लोग फ्लैश यूज़ करते हैं, तो उससे बहुत तकलीफ होती है। तो अपना खेल एक अटेंटिव खेल है, तो उसमें फोटोग्राफी का जो फ्लैश है वो इस्तेमाल ना करे। या फिर अपने कोई खिलाड़ी भी है वो मोबाइल से वीडियो शूट करना चालू करते हैं और उनका फ्लैश चालू हो जाता है, जिससे अपने ही खिलाड़ी को तकलीफ होती है। तो ये चीज़ें थोड़ा अवॉइड करेंगे तो और अच्छा होएगा। और इसी के वजह से हमें एक डेडिकेटेड एरिया बनाना चाहिए जहाँ पे अच्छे फोटो हम निकाल सके। बहुत अच्छा स्वप्निल, आपने मेरे प्रश्न का बहुत ही सही आंसर दिया और उससे भी ज्यादा आपने कुछ बता दिया कि आज वो फ्लैश के बारे में आपने जिस तरह से जिक्र किया, वो एक्चुअली ऑर्गेनाइजर का काम होता है कि जो फोटोग्राफर आप अपॉइंट करते हैं उसको वही सूचना दे, वही इंस्ट्रक्शन दे कि मलखम्ब एरिना में जाके फ्लैश के साथ फोटो नहीं निकाले। भले ही फोटो गंदा आए चलेगा, लेकिन खिलाड़ी का नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ऑर्गेनाइजर का काम होता है। और फोटोग्राफर तो अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए अच्छा फोटो खींची, उसका वो चार्ज करता है, वो पैसा लेता है, तो वो फ्लैश शायद मार ही देगा गलती तो वहाँ के जो आजू बाजू वाले हमारे जो मित्र है, जजेस है या कोई कोचेस है, तो वो उसको थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे तो हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ एरिया मिल जाए ना तो बहुत मजा आ जाएगा, जहाँ पे खिलाड़ी जाके सिर्फ फोटो शूट करे। क्योंकि एक बार कंपटीशन खत्म होने के बाद खिलाड़ी क्या करता है,
एक तो दूसरे के परफॉर्मेंस देखता है, नहीं तो फिर थोड़ा सा वहां पे खेल लेता है। तो एक अंडर 12 अंडर 14 खिलाड़ियों को तो वहां पे तो लग ही जाएंगे। उसके साथ ही शायद वो घर पे जाते जाते कुछ नए एलिमेंट भी लेके जाए। तो आज से फोटोग्राफर कर रहा है, शूटिंग कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा और कुछ एलिमेंट ट्राई करूँ। तो शोल्डर प्लैंक के साथ या खांदा फारा के साथ पद्मासन डाल लिया या कुछ कर लिया, तो शायद यही एक मौका होता है कुछ नया सीखने का। तो मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे आइडियाज इस माध्यम से दे दिया है। तो मेरे जो मित्र है और आगे जाके अपने एरिया में या अपने कहाँ पे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे, वहाँ पे जरूर ये चीज ट्राई कीजिए। और आपने जिस तरह से बताया कि मलखाम कट्टा इस चीज में आगे आइए और ई एल्बम के लिए आप ले लीजिए। तो ये हम लोग जब भी जिक्र करते हैं ना, तो हम लोग ने पहले ले लेते हैं, इसके बाद ही हम लोग जिक्र करते हैं कि हमें पता है कि हमारे साथ आप जैसे दोस्त लोग जुड़े हैं और मित्र है जो हमें हेल्प करेंगे। और ये मुझे नहीं, ये मलखाम के लिए कर रहे हैं, ये कुछ मलखाम कट्टा के लिए नहीं। मलखाम कट्टा एक तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग हमारे विचार सिर्फ रख रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो हम लोग ने ले लिया। आज इस सत्र के साथ हमारा एक ईमेल एड्रेस भी आपको अंत में मिलेगा। तो जिसके जिसके पास ऐसे फोटो है हमें मेल कीजिए और हम लोग इसका एक अच्छा संग्रह करके आप ही सभी मलखाम सब खिलाड़ी को, कोचेस को ज्यादा से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। ये हम तीनों की तरफ से आज वाला हमारे पूरे मलखाम कट्टा की तरफ से और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़ेंगे उनकी तरफ से मैं यहाँ पे घोषित करता हूँ। और जल्दी से जल्दी हमारे मलखाम फील्ड में एक ई एल्बम कैसे लेके आए, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। मेरा अगला प्रश्न स्वप्निल दादा आपको है। स्वप्निल दादा की किस तरह का कैमरा यूज करना चाहिए फोटोग्राफी के लिए, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि ये सेशन खत्म हो जाएंगे और खिलाड़ी चलो SLR कैमरा उठा लेते हैं। तो ऐसा कुछ आपके पास क्या कैमरा था, आप कैसे फोटो निकाल रहे हैं? क्योंकि अभी तो मोबाइल भी एक अच्छा है कि सबके पास स्मार्टफोन है, उससे भी फोटो निकाल सकते। तो इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ओके, मेरा खुद का कैमरा है कैनन का EOS 730D है। तो एक्चुअली SLR पे कैमरा, SLR कैमरा के साथ फोटोग्राफी करना बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको इक्विपमेंट भी बहुत महंगे लेने पड़ते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए आपके पास अच्छी लेंस भी होना ज़रूरी है। एटलीस्ट वो टेली लेंस होनी चाहिए। वो टेली लेंस में तो जूम लेंस आती है, एटलीस्ट उसका 200 mm, एटलीस्ट मेरे ख्याल से 200 mm लेंस मिनिमम तो होनी चाहिए, ताकि आपको क्लोजअप, मतलब आप दूर रह के आपको फोटोग्राफ निकाल सकते हैं। क्योंकि हम हर टाइम के लिए आप मलखम के पास जाके फोटोग्राफ निकालना आपको पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपके पास टेली लेंस होना बहुत ज़रूरी है। और मलखम का इक्विपमेंट बहुत मतलब एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है कि इन्वेस्टमेंट अगर आपकी अच्छी हो तो आपके फोटोग्राफ भी अच्छे आएंगे। तो इसलिए लेंस का ख्याल रख के आपको फोटोग्राफ लेने पड़ेंगे। तो और अच्छा कैमरा होने के साथ आपको वो कैमरा हैंडल करने की नॉलेज भी चाहिए। ऐसा ना हो कि कैमरा अच्छा हो लेकिन आपको नॉलेज नहीं, तो आप फोटोग्राफ अच्छे नहीं निकाल सकते। तो अच्छे कैमरा के साथ आपको आपका इक्विपमेंट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी अच्छी सेटिंग। मतलब स्पोर्ट्स फोटोग्राफी यानी कि एक्शन फोटोग्राफ लेते समय आपको डिफरेंट सेटिंग लेने पड़ते हैं कि आप अगर अच्छा लाइटिंग हो, तो जैसे कि आपको शटर स्पीड, डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स है कि शटर स्पीड प्रायोरिटी, एपर्चर प्रायोरिटी ऐसे तो अच्छा लाइटिंग पे आपको कौन सी कंडीशन रखनी है, कौन सा सेटिंग रखना है, नाइट फोटोग्राफी में आपको कौन सा सेटिंग रखना है, ये सब की आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि आपको आप मलखम फील्ड के ही हो तो आपको मलखम गेम्स की तो नॉलेज है, क्योंकि जिस चीज़ की हम लोग फोटोग्राफी करते हैं उस चीज़ की आपको अच्छी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि अभी ये लड़का क्या करने वाला है, कि कहाँ जाके रुकने वाला है। तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे रेडी रहो और आप अच्छी एक पोजीशन लेके आपको रेडी होना चाहिए। कि क्योंकि सभी स्पोर्ट्स, मलखम ले लो या कौन सा भी स्पोर्ट ले लो, सभी स्पोर्ट्स अनप्रेडिक्टेबल है, ये कभी क्या हो जाए कभी, क्योंकि इसलिए फोटोग्राफर हमेशा रेडी होना चाहिए कि अच्छा फोटोग्राफ निकाल सके। क्योंकि आप अगर उसी क्षण को फोटोग्राफर कैप्चर कर सकते हो तो एकदम एक्सेलेंट फोटो निकाल सकते हो। अगर आप रेडी नहीं हो तो एक अच्छी फोटो की भी अच्छा फोटोग्राफ भी खराब हो सकता है। इसलिए फोटोग्राफर का अलर्टनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फोटोग्राफर के सभी टेक्निकल टर्म्स, मतलब बहुत चीज़ें है कि ऑटो फोकस होना है, बर्स्ट मोड रखना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें कि अगर फोटोग्राफर होगा तो उसको मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आएगा। तो सब इस चीज़ों का ध्यान रख के आपको अच्छी फोटोग्राफी सीख के SLR के साथ फोटोग्राफी करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल दादा, आपने अच्छे से बताया कि एक
ये भी एक साइंस है, फोटोग्राफी भी एक साइंस है। जिस तरह से आपने टेक्निकल वर्ड यूज किए, शटर स्पीड है या फ्लैश है, लाइट है, तो ये सब चीज सीखना पड़ेगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि अच्छा कैमरा है तो अच्छा फोटो निकालना ही है, लेकिन आपके पास अच्छी फोटोग्राफी की स्किल है तो कोई भी कैमरे के साथ आप अच्छी फोटोज निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर है। ऐसे नहीं कि आज मुझे फोटो निकालना है तो अपने महंगा वाला कैमरा लेके आए, लेकिन आपको पता ही नहीं उसको यूज कैसे करना है। तो इसके बारे में सीखो, और अगर हो सके तो मलखाम फील्ड में जितने भी, अगर वो फील्ड में अभी है या नहीं है, अगर वो फोटोग्राफी सीखे है या उनके पास कुछ अच्छा कैमरा है, अभी मेरे पास अच्छा कैमरा है नहीं, लेकिन मैं ऐसे दोस्त ढूंढता हूँ जिनके पास अच्छा कैमरा है, उनके पास एक दिन के लिए हायर करता हूँ, अच्छे से फोटो मलखाम के बहुत दिल खोल के निकालता हूँ और वापस उसका कैमरा दे देता हूँ। तो उसके लिए मैं कभी कैमरा नया लेने की जरूरत नहीं है। अपने अच्छे अच्छे दोस्त है उनके पास, उनके हेल्प से हम लोग ये कर सकते हैं। और जिस तरह से अभी जिक्र हुआ था कि कंपटीशन एरिना में ऐसा कुछ एरिना मिल गया जहाँ पे सिर्फ फोटोग्राफी चलती है, तो मुझे लगता है कि पूरे दुनिया से अच्छे फोटोग्राफर आके वहां पे, मुझे लगता है कि मलखाम खेल बढ़ाने के लिए, अपने फोटोग्राफी का शौक निकालने के लिए, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर भी होते हैं, तो वो लोग आके वहां पे फोटोग्राफी करे। ऐसे नहीं कि उनको अच्छा मलखाम आना चाहिए, वो भी सीखेंगे। अभी वहां पे क्रिकेट के हम लोग एरिना में देखते हैं, इतना बड़ा स्टेडियम होता है, पूरा एरिना होता है, वो फोटोग्राफर से घिरा हुआ रहता है। क्या वो सब लोग क्रिकेटर नहीं होते? सबको क्रिकेट खेलने, लेकिन उनको क्रिकेट की जानकारी होती है कि अभी ये शॉट खेलेगा, इस चौका मारेगा, इसको उठा लो। तो शायद 10-20 हजार फोटो के बाद उनको शायद 4-5 फोटो अच्छे मिलते हैं, लेकिन यही उनकी लगन काम आती है और क्रिकेट खेल बढ़ रहा है। तो ऐसे ही लगन के साथ अगर फोटोग्राफर हमें मिल गए और इनकी संख्या बढ़ गई, तो शायद मुझे लगता है कि मलखाम के लिए बहुत ही अच्छे दिन आने के में टाइम नहीं जाएगा, और हमारा ये एल्बम जल्दी से जल्दी बनेगा, इसकी भी मुझे बहुत बहुत कॉन्फिडेंस है। और यहाँ पे हमारा जो भी हमने प्रश्न लेके आया था, यहाँ पे मुझे लगता है कि हमने ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे देने की कोशिश की है। हमने यहाँ पे फोटोग्राफी नहीं सिखाई। फोटोग्राफी सीखनी है तो ये प्लेटफॉर्म फोटोग्राफी सीखने के लिए नहीं है। आप अच्छे लोगों के पास जाओ, स्वप्निल दादा है, इनको मिलो, या कंपटीशन में भी बहुत सारे लोग हैं, वहां पे आप फोटोग्राफी सीख सकते हैं। लेकिन किस तरह से मलखाम खेल बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में हम लोग सब लोग फोटोग्राफी को लेके बढ़ा सकते हैं, ये सबको मानना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं सत्र की समाप्ति करता हूँ, और सत्र की समाप्ति के टाइम मैं सबको, आने वाले अतिथि को बोलता हूँ कि आप अपना आज का अनुभव बताइए, और अगर फिर भी आपके मन में कुछ विचार है तो रखिए। तो पहले सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, स्वप्निल दादा, आप अपने अनुभव, आपका आज का सत्र कैसे लगा, इसके बारे में बताइए। मल्लखांब कट्टा का ये पहले से मैं मलखांब कट्टा को फॉलो कर रहा हूँ। मलखांब कट्टा के साथ सभी डिफरेंट सब्जेक्ट पे मैंने सेशन सुने हैं, बहुत ही अच्छी तरह से कंडक्ट होते हैं। और आज उसी मलखांब कट्टा से मैं भी अपने विचार सभी लोगों के साथ शेयर किया, इसलिए मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं मलखांब कट्टा के सभी, मतलब मलखांब कट्टा के गणेश सर, महेश सर और परागरावणी सर, इनको सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे संधि दी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मलखांब कट्टा के साथ मैं ज्वाइन हो चुका। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल दादा। और आप अपना सबसे महत्व का वक्त आज इस सेशन के लिए, सत्र के लिए दे रहे। मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज स्वप्निल दादा के पिताजी की तबीयत बहुत ही बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड थे, उनको वक्त नहीं था। लेकिन आज इनका ये प्यार देख के, आज उन्होंने मलखांब कट्टा को जो वक्त दिया है, वो आज सच्ची में उनको पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज वो आए और मलखांब कट्टा के लिए उन्होंने वक्त दिया। मैं सच्ची में आपको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ स्वप्निल दादा, कि आपने अपना टाइम दिया और अपना नॉलेज यहाँ पे मलखांब कट्टा के माध्यम से सब अपना पूरे मलखांब परिवार को दिया और शेयर किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वप्निल, आपके बारे में भी मुझे सुनना अच्छा लगेगा, आपका आज का अनुभव क्या है? गणेश जी, शुक्रिया, आपने इस मलखांब कट्टा पे मुझे निमंत्रित किया, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी पूरी टीम को, फ्रंट टीम, बैक टीम, अट्टाड़े सर, परागराव सर, ये सब जो टीम है पूरी आपकी, उनके लिए। और ये नए नए जो विषय आप लेके आते हो हमेशा, इसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत दाद देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है कि एक मलखांब एक खेल है, उसमें बहुत सारे विषय लिए आपने, पर एक फोटोग्राफी और मलखांब इसको जोड़ के जो आपने एक ये सेशन बनाया है, ये बहुत
तारीफ करने की एक आपकी तारीफ करनी चाहिए ये चीज़ के लिए, और आपकी टीम की भी, कि ऐसा कोई टॉपिक है जिसकी वजह से मलखम्ब आगे बढ़े और मलखम्ब का प्रोग्रेस होए, और इस चीज़ के लिए आप बहुत झट रहे हो, तो आपको थैंक यू इसके लिए। और ऐसे ही नए नए टॉपिक आप लाते रहो और अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाओ, मलखम्ब फील्ड से लेके मलखम्ब के फील्ड के बाहर के जो गेस्ट हैं उनको बुला के, और मलखम्ब खेल आगे बढ़ने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। और एक मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो अभी मलखम्ब कट्टा का ई लाइब्रेरी बनने वाला है, इसके लिए SLR से फ़ोटो आएंगे तो बहुत अच्छा ही है। डिजिटल कैमरा है, जो मलखम्ब फील्ड में लोग हैं जिनके पास कैमरा है, वो नए नए लेंस में या इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो अच्छा फ़ोटो आएंगे भी। पर अभी हम सबके पास अच्छे मोबाइल भी है, बहुत अच्छे अच्छे मेगापिक्सल के, 24 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल जो बोले जाते हैं, वो फ़ोन भी है। वो फ़ोन से भी आप अच्छे से फ़ोटो निकालोगे तो भी वो ई लाइब्रेरी में बहुत मूल्यवान हो जाएंगे। तो आप सिर्फ अच्छे फ़ोटो निकालो, आपको एडिट का अगर पता नहीं है तो आप गणेश जी से शेयर कीजिए, या स्वप्निल सर से शेयर कीजिए, या मेरे से शेयर कीजिए, या आप किसी कोई भी आपके जो दोस्त है जिनसे आप शेयर करना चाहते हो उनसे आप शेयर करके एडिट करके आप गणेश जी के साथ शेयर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच गणेश जी, आपने यहाँ पे इनवाइट किया, थैंक यू। धन्यवाद स्वप्निल, आपने बहुत अच्छे से बताया, और ये लाइब्रेरी जल्दी से जल्दी होगी, ये मुझे अभी कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ रहा है कि ये मेरा सपना, मैं महेश अटालिया का सर का सपना नहीं है, हम सभी का सपना है। और आप दोनों ने यहाँ पे अपना वक्त दिया और अपनी जानकारी दी, फोटोग्राफी के बारे में बताया, और आज इसको सुन के आज पूरा देश फोटोग्राफी के साथ जुड़ेगा, और जल्दी से जल्दी हम लोग सब लोग एक अच्छे से अच्छी दुनिया में, फोटोग्राफी की दुनिया में बोल सकते हैं, या फिर एडवांस फोटोग्राफी की दुनिया में बोल सकते हैं, मलखम्ब खेल को आगे लेके जाएंगे। और 2 दिन के बाद, आज 11 तारीख है, 2 दिन के बाद गुड़ी पड़वा है, हिंदू नववर्ष है, तो मुझे अभी से सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और जल्दी से जल्दी मुझे लगता है कि 15 जून मलखम्ब दिन भी आने वाला है, तो मलखम्ब दिन से पहले हमारा ई एल्बम बने, ये हम लोग सब लोग ठान ले, और जल्दी से जल्दी हम लोग काम पे लग जाए। और जिस तरह से हम लोग ने बताया कि अभी मेरा मेल एड्रेस भी इस सेशन के बाद में आने वाला है, इसके साथ अगर इन दोनों की परमिशन होगी तो इन दोनों का भी मेल एड्रेस जोड़ दूंगा, ताकि हमारी एक ऑटोमेटिकली एक टेक्निकल टीम बन जाएगी। स्वप्निल दादा तो मुझे पहले मलखम्ब कट्टा के सेशन से नहीं, तो मैं जब भी वेबिनार लेता था मलखम्ब श्री पालेश्वर व्यायाम से, तभी से स्वप्निल दादा मुझे मोटिवेट कर रहा है कि मैंने ये सेशन देखा, मुझे अच्छा लगा। तो स्वप्निल दादा का मोटिवेशन मुझे पहले से मिला हुआ है, और मैं कभी भी मुझे कुछ मैं लगता था कि मेरा सेशन कैसे हुआ है, कि किस तरह से लोगों ने देखा होगा, तो मैं स्वप्निल दादा को दिल खोल के फोन करता था, कैसे लगा, तो वो मुझे बताता था, और मुझे हमेशा पॉजिटिव ही रखता था कि अच्छा लगा, बहुत अच्छा कर रहा है, करते रहे। तो ऐसे दोस्त, ऐसे सीनियर खिलाड़ियों की भी बहुत जरूरत है जो मोटिवेट करे। उसके साथ स्वप्निल खेसे तो जिस दिन मेरे मलखम्ब कट्टा का ये नाम और मलखम्ब कट्टा का जो मैंने उपक्रम चालू किया है, इसके बारे में मैं जब भी सोचा तभी से स्वप्निल को के पीछे ही लगा हूँ। स्वप्निल टेक्निकल में बहुत अच्छा है, तो स्वप्निल कैसे करना चाहिए, कौन सा एप्लीकेशन यूज करना चाहिए, यूट्यूब चैनल कैसे चलता है, मुझे कुछ जानकारी नहीं था। जो भी ABCD जो मैंने स्टार्ट की उसके लिए स्वप्निल ने मुझे बहुत हेल्प किया है। आज पहली बार वो एज ए गेस्ट करके आया है, लेकिन वो बोलते ना पर्दे पीछे पडद्या मागचे कलाकार मध्ये वो एक कलाकार है जो पहले से मलखम्ब कट्टा में कभी भी मैंने कुछ बोला तो उसने नहीं किया, ऐसे कभी हुआ नहीं। तो दोनों को मैं मन से धन्यवाद देता हूँ। और आज बहुत शॉर्ट नोटिस में आपने अपना टाइम दिया, और दोनों ने भी महेश अटाले सर के साथ हमारे जो अध्यक्ष है एडवोकेट पराग जी अलोनी, जो हमारे विलेपार्ले के MLA है, उनका नाम लिया, उनका सपोर्ट हमें हमेशा है। उसके साथ ही मेरी मलखम्ब कट्टा की पूरी टीम इस मलखम्ब कट्टा के उपक्रम के पीछे, प्रोग्राम के पीछे जुड़ी हुई है। अपना रेगुलर वर्क के साथ मलखम्ब कट्टा का काम करना बहुत डिफिकल्ट जाता है, सभी को पता है। तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए सभी प्रेक्षक गण का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमारा सत्र खत्म हो रहा है। मेरे वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद।